एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं द मार्क्सियन थ्योरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, और जहां से क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आते हैं। ऑलरेडी हम क्लासिकल्स को कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी से। आप सबको पता है द कार्ल मार्क्स इज मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर फॉर द बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है कार्ल मार्क्स। आप सबने इनका नाम सुना होगा। और मार्क्सियन जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, कब आई थी? इन द ईयर 1867। ओके, सो इनसे क्या एक्सपेक्ट किया गया था? इनसे ये एक्सपेक्ट किया गया था, और इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? सॉरी, इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो कैपिटलिस्ट चेंज आ रहा है ना सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट जो चेंज आ रहा है वो उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन। उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द सोशियोलॉजिकल रीजंस। जो सोशियोलॉजिकल रीजंस है, इनकी वजह से, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक स्टेग्नेशन की वजह से, या फिर हमें हाई डिग्री ऑफ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करनी है। इसकी वजह से सिर्फ कैपिटल चेंज जो है आपका, कैपिटलिस्ट में जो चेंज है कि कैपिटलिस्ट का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इन रीजंस की वजह से नहीं है कि हमें हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट को अटेन करना है या फिर हमें इकोनॉमिक स्टेग्नेशन पे हम पहुंच गए इसलिए कैपिटलिस्ट जो है वो बंद हो रहे हैं। नहीं, बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजिकल रीजंस। कुछ ऐसे सोशियोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको लगा कि इकोनॉमी में जो है, इन्होंने जो फिर मेनली जो काम किया, किस चीज के लिए किया? सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए जो है फेमस ये जाने जाते हैं। और जो इनकी बुक है दास कैपिटल, उसको क्या माना जाता है? इट इज कंसीडर्ड एज बाइबल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म के लिए ये बाइबल माना जाता है। और इनका जो ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा है, वो जो पॉलिसीज हैं, किन कंट्रीज की पॉलिसीज को शेप करने में रहा है, तो वो हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन, ठीक है, चाइना, जहां गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, ठीक है, और अदर जो भी आपकी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इन्होंने जो अपना पूरा प्रेजेंट किया है, अपनी जो थ्योरी को प्रेजेंट किया है, ये बताया है कि कैसे प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कैसे होगी और कोलैप्स कैसे होगा कैपिटल इकोनॉमी का। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये क्लासिकल्स से डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? कैसे कार्ल मार्क्स जो है वो डिफरेंट है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से? कल तक की क्लास में हमारी क्लासिकल जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम 6 लेक्चर जो है वो कर रहे हैं। किस तरीके से ये क्लासिकल से डिफरेंस है? जैसे कि अगर हम कहें स्मिथ या रिकार्डो की, स्मिथ या रिकार्डो क्लासिकल से, अगर स्मिथ और रिकार्डो के हिसाब से माना जाए, अनलाइक मार्क्स क्या एज्यूम करते हैं? मार्क्स ये एज्यूम करते हैं जो आपकी लेबर सप्लाई है ना, लेबर की जो सप्लाई है वो एक्सोजीनियस है। किससे? इट इज एक्सोजीनियस टू वेजेस। वेजेस से एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है कि वेज जो डिटरमाइन हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है, या वो जरूरी नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेचुरल फैक्टर से डिटरमाइन हो रहे हैं, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है सिर्फ उसकी वजह से डिटरमाइन हो रहे हैं। नहीं, इंडीड हम ये कह सकते हैं कि इनके पास जो बार्गेनिंग पावर है वो डिफाइन करती है इनके वेजेस, कि किस तरीके से बार्गेनिंग प्रोसेस है, किसके बीच में? कैपिटलिस्ट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। तो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में जो बार्गेनिंग पावर है वो डिफाइन करता है कि लेबर के क्या है, क्या वेजेस हैं। जरूरी नहीं, जैसा कि क्लासिकल्स ने कहा कि पॉपुलेशन की वजह से है या फिर नेसेसिटी की वजह से जो है इनके वेजेस जो है वो डिफाइन हो रहे हैं। तो बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर कितने रहेंगे, या रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, और इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, डिटरमिनेंट है किसका? सेविंग का एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन का। दो चीजों का, सेविंग का और कैपिटल एक्यूमुलेशन का। क्लियर है? मार्क्स की थ्योरी के बारे में अगर हम आगे बात करें, जो मार्क्स ने कंट्रीब्यूट किया अपनी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो 3 रिस्पेक्ट्स में किया। 3 रिस्पेक्ट में इन्होंने अपनी थ्योरी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेमली अगर हम बात करें ब्रॉड लेवल पे, अगर हम इसका एक ब्रॉड रिस्पेक्ट देखें, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इन्होंने दिया है किसका? ऑफ हिस्ट्री। अब एक एक करके। और अगर हम नैरोअर एस्पेक्ट में देखें, नैरोअर रिस्पेक्ट की तरफ अगर हम देखें, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मोटिवेटिंग फोर्स क्या है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का। मोटिवेटिंग फोर्सेस ऑफ कैपिटलिस्ट
डेवलपमेंट एंड और फाइनल रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने कही है ना 3 रिस्पेक्ट में इन्होंने अपना जो है पर्टिकुलर थ्योरी दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ब्रॉड रिस्पेक्ट में इन्होंने इकोनॉमिक जो है वो इंटरप्रिटेशन लिया हिस्ट्री का, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। नैरोअर सेंस में अगर हम कहें तो इन्होंने बात की कि फोर्सेस क्या है ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। और फाइनल रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो इन्होंने सजेस्ट किया है, सजेस्टिंग एन अल्टरनेटिव path of planned path of planned economic development, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अल्टरनेटिव पाथ। तो 3 तरीके से इन्होंने जो है वो बात की है, ठीक है। अपने नोट्स जो है वो साथ के साथ बना के चलना, ओके। नाउ मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन क्या है ऑफ हिस्ट्री? मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है? अच्छा एक चीज मैं और बता देती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 5 मंथ स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोवाइड करूंगी। तो आपकी जो 5 मंथ स्ट्रेटेजी है, जब हमारी एनालिसिस वाली जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं जून का जो पेपर आया था उसको, उसके बाद इस एनालिसिस क्लास के बाद आपकी जो है वो 5 मंथ स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हम इस एनालिसिस में ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है और उसके हिसाब से आप अपनी जो है मैं आपको स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये मैं सोचना कि मैम आपने कहा था अभी तक प्रोवाइड नहीं की। आपको खुद को पता है कि डेली जो है 3 क्लासेस अपलोड हो रही हैं, तो स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने यही डिसाइड किया है और आपसे मैसेज भी किया था आप लोगों को टेलीग्राम पे कि एनालिसिस 2 चीजें लाइनअप होंगी लगातार, कि पहले हम करेंगे एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर का और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहेगी एग्जाम की। क्लियर है? और मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि हमारी जो साइमल्टेनियस क्लास है आपकी जो चल रही है क्लासेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट की, अभी वो आपकी चलती रहेगी। बाकी सारी चीजें मैं अलग से लाइन अप करती रहूंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने नोट्स आप साथ साथ बनाएंगे। मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है अटेम्प्ट लिया ये शो करने के लिए कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जितने भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो रिजल्ट हैं किस चीज का? वो रिजल्ट है कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक स्ट्रगल चला है। कंटिन्यूअस जो है वो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रगल रहा है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जितने भी आपकी इकोनॉमी में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, देशों के बीच में जो वॉर हुई है, जो लड़ाइयां हुई हैं, वो किस वजह से है? क्योंकि सबको अपने आप को बेस्ट दिखाना है, सबको अपने आप को सुपर पावर दिखाना है। और इसलिए क्योंकि सबके बीच में इकोनॉमिक स्ट्रगल है कि भाई मेरी कंट्री बेस्ट है, मेरी कंट्री बेस्ट है, सब क्लासेस में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के बीच में स्ट्रगल हुआ है। और यही जो है हम कह सकते हैं यही जो है कंटिन्यूअस आपको चेंज दिखाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और मेन कोज क्या है स्ट्रगल का? बिकॉज देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कन्फ्लिक्ट है किस चीज के बीच में? मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारा प्रोडक्शन का मोड क्या होगा, किस जरिए से हम प्रोडक्शन करेंगे, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, की क्या रिलेशन रहेंगे, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये मेन जो है कन्फ्लिक्ट का मेन कारण है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है ये समझेंगे पहले कि मोड ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी में जो डिटरमाइन करेगा एंटायर सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस वे जो है आपकी लिविंग का, ठीक है। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेट करता है कि सोसाइटी का क्लास स्ट्रक्चर क्या है, क्लास स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो यूनिकली कैरेक्टराइज होगा, उसके एक यूनिक फीचर्स होंगे और फॉलोइंग कंपोनेंट्स के साथ। सबसे पहले क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर क्या है इन स्कीम ऑफ डिवीजन एंड कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो बिल्कुल भी इस चीज को जो है इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग
कि ऐसे ही करवा रही हूँ, हर एक चीज ऐसे ही नहीं करवाई जाएगी। जो भी चीज करवाई जाएगी वो पहली बात तो डेप्थ में करवाई जाएगी अच्छे से, और ये देख के करवाई जाएगी कि आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी भी थ्योरी को लेके, और अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप हो कि क्वेश्चन आपका डीप से भी पूछा जा रहा है ना, बिल्कुल डेप्थ से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आपका क्लियर हो। तो किसी भी चीज को यहाँ पे इग्नोर करने की गलती मत करना कि बस ऐसे ही मैम भाषण देके चली जाएगी और हमारा क्या है, हम अगले साल फिर आ जाएंगे और कह देंगे कि हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। देखो, अगर इतनी मेहनत की जा रही है ना तो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि एग्जाम क्लियर हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो। तो आपकी खुद की मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सीरियसली मैं बता रही हूँ, जितना बेहतर आप खुद से पढ़ सकते हो ना, उतना बेहतर आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते। आप कितना भी महंगा कोर्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, नहीं पढ़ पाओगे जितना आप खुद से पढ़ पाओगे। ठीक है, क्लास स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या बता रही थी मैं, हाँ ये बता रही थी कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेट करता है कि स्ट्रक्चर क्या है आपकी क्लास का सोसाइटी में, जिसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स हम कर रहे थे। पहली चीज क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर इन स्कीम ऑफ डिवीजन एंड कॉपरेशन। दूसरी चीज क्या है, स्किल ऑफ लेबर, सॉरी इसी में ही आ जाएगा, स्किल ऑफ लेबर मतलब स्किल लेबर का स्टेटस सोसाइटी में क्या है, स्टेटस ऑफ लेबर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इनके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये सारी चीजें। दूसरा पॉइंट क्या है क्लास स्ट्रक्चर में, और दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज की हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें किस तरीके से यूज करना है, उसकी कैसी नॉलेज है, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज कि हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, और हमारी जो मटेरियल्स हैं उन्हें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली जो एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं उसी पे ही लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है और उसी से ही वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, थर्ड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड चीज इंपॉर्टेंट है टेक्निकल मीन्स, कि टेक्नोलॉजी आपके पास क्या है। राइटिंग को क्या हो जाता है, थर्ड क्या है इंपॉर्टेंट, टेक्निकल मीन्स, कि आपके पास टेक्नोलॉजी किस हिसाब से है, कि क्या साइंस है आपके पास जनरली। तो इन चीजों को व्यू में रखते हुए मार्क्स ने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है। यही रीजन है कि इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो हैपन हुए हैं। अब थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ अजम्पशंस करेंगे, क्योंकि अजम्पशंस से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो मार्क्स की थ्योरी में क्या क्या अजम्पशंस जो है वो ली गई हैं, ये आप चीज जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज अगर हम कहें, यस, फर्स्ट अजम्पशन आपकी क्या है कि दो प्रिंसिपल क्लास है, दो प्रिंसिपल क्लास है सोसाइटी में। एक तो आपके कैपिटलिस्ट, जिनको क्या बोला है, बुर्जोजिस, और सेकंड क्या है आपके प्रोलिटेरिएट, जिन्हें क्या बोला है, लेबर ग्रुप। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कैपिटलिस्ट, और दूसरे क्या हो गया आपका, लेबर ग्रुप। ये दो प्रिंसिपल क्लास ऑफ सोसाइटी में है। ठीक है, एक आपके बुर्जोजिस, इनको किस तरीके से स्पेल करेंगे मेरे को अच्छे से नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना, क्योंकि ये टर्म शायद स्पेनिश है या क्या है, बुर्जोजिस। ठीक है, प्रोलिटेरिएट, लेबर क्लास। ठीक है, और दूसरा क्या है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू मेन होल्ड करती है। मतलब क्या कहा गया है कि लेबर जो है वो मेन सोर्स है वैल्यू जनरेशन का, मेन सोर्स है किसका, वैल्यू जनरेशन का। अब एक चीज आप खुद सोचो कि ये जो पर्टिकुलर दास कैपिटल है, इसको माना गया है बाइबल किसका, सोशलिज्म का। तो आप ये सोचो, सोशलिज्म मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे किसकी बात हो रही है, सोशल वेलफेयर की, है ना, जहाँ पे सरकार है जो सिर्फ सोशल वेलफेयर करना चाहती है। अब वो कैपिटलिस्ट का तो करेगी नहीं, वो लेबर क्लास का करेगी, सीधी सी बात है, वेलफेयर तो हमें इनका चाहिए ना। तो इसलिए जो है इसने माना है कि लेबर ही मेन सोर्स है वैल्यू जनरेशन का, लेबर की वजह से ही किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ये हम कॉमन सेंस यहाँ से भी लगा सकते हैं कि अगर ये सोशल वेलफेयर सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो ये लेबर क्लास को ही सपोर्ट करेंगे, कैपिटलिस्ट को कैसे कर देंगे।
ठीक है, तो लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन। थर्ड क्या है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तो ऑब्वियसली ओनर कौन होंगे, इनके ओनर कौन होंगे, कैपिटलिस्ट ही होंगे, क्योंकि यही लोग जो है वो लेबर को लगा रहे हैं और लेबर से काम करवा रहे हैं। फोर्थ क्या अजम्पशन मानी है कि कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स का, सीधी सी बात है, ये एक्सप्लॉइट करेंगे वर्कर्स का, तभी तो इनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा, है ना, तभी ज्यादा होगा। फिफ्थ अजम्पशन क्या है कि आपकी कैपिटल जो है वो दो तरीके की है, कैपिटल आपकी दो तरीके की है, एक आपकी है कांस्टेंट कैपिटल और एक है आपकी वेरिएबल कैपिटल। ओके, एक आपकी कांस्टेंट कैपिटल है, एक आपकी क्या है, वेरिएबल कैपिटल है। सबने माना है परफेक्ट कंपटीशन है इकोनॉमी में, और क्या बोला है कि नेशनल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी किन दो चीजों में, वेजेस में प्लस प्रॉफिट में, दो चीजों में आपकी नेशनल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वेजेस में और आपके प्रॉफिट में। क्लियर है। लास्ट अजम्पशन क्या कह सकते हैं हम इसकी, लास्ट अजम्पशन ये है कि लेबर जो है वो होमोजीनियस है, मतलब अगर आप कहीं पे भी उसे एम्प्लॉय करो वो सेम ही लेबर है, लेबर की स्किल वगैरह कहीं चेंज नहीं हो रही है, और परफेक्टली मोबाइल है, ठीक है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकता है, परफेक्ट मोबिलिटी भी है किस चीज की, लेबर की। तो मार्क्स ने जो अपनी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दी हिस्ट्री की, जिसको हमने समराइज कर दिया है कि इन्होंने किसके बीच में रिलेशन बताया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम मार्क्स की थ्योरी से। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आता है, और वो आपकी थ्योरी क्या है, मार्क्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, मार्क्स ने क्या स्टेज दी है ग्रोथ की, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, मे बी लास्ट अटेम्प्ट में शायद आया था, मार्क्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, क्या स्टेज दी है उसने ग्रोथ, मतलब मार्क्स टी ने ग्रोथ की सबसे पहली स्टेज दी है, सबसे पहली है प्रिमिटिव कॉम्युनल स्टेज, प्रिमिटिव कॉम्युनल स्टेज होगी आपकी, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, जब भी सोसाइटी इवॉल्व होती है तो सबसे पहले होती है प्रिमिटिव मतलब पुरानी कॉम्युनल स्टेज। इस स्टेज में जो मैन है वो सक्सीड इन एडवांसिंग फॉर्म, मतलब स्टिक वगैरह का यूज करके, बो एंड एरो का यूज करके वो अपना काम जो है वो कर रहा है, और यहाँ पे आदमी ने मतलब इंसान ने सीखा है हाउ टू मेक फायर, जो सबसे पहली स्टेज है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और डिटेल में क्या आएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हो कि जब ये आदि मानव वाली जिंदगी है। उसके बाद है आपकी स्लेव स्टेज, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है डेवलपमेंट जो है प्रोडक्टिव फोर्सेस का, वो बेस्ड है कि आपकी कॉरस्पॉन्डिंग किस हिसाब से आपका प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, तो धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती है। तो स्लेव ओनर है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी ऑन कर रहे हैं और अपने अंडर जो है नौकर भी लगा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। नाउ स्लेव स्टेज के बाद है आपकी फ्यूडल स्टेज, द फ्यूडल स्टेज। फ्यूडल स्टेज में जो डेवलपमेंट है प्रोडक्टिव फोर्सेस का, वो बेस्ड है फ्यूडल रिलेशन पे, कि कैसा है, लैंडलॉर्ड्स है, लैंडलॉर्ड्स ओनर होते हैं, एक तरीके से ओनर होते हैं, और वो अपने अंडर जो है वो काम करवाते हैं, तो वर्कर्स जो है वो काम करते हैं एज अ स्लेव, और उनके ऊपर जो होते हैं वो फ्यूडल लोड्स उन्हें कहा जाता है, और ये परफॉर्म करते हैं सारी तरीके की सर्विसेज, जो इन्होंने अपने अंडर लेबर लगाया है वो सारी तरीके की सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करते हैं, लैंड को कल्टीवेट करते हैं, हर तरीके की जॉब करते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स की जो भी हेल्प चाहिए उसमें भी ये लोग जो है वो हेल्प करते हैं। बट अनलाइक स्लेव सोसाइटी इन पीजेंट्स को जो है दे कैन ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड, they can own a plot of land, livestock, farming tools implement, मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो फ्यूडल लोड के लिए भी कर रहे हैं, प्लस वो अपने लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। और इनको जो है प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ पार्ट भी लेबर को जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है। नाउ फ्यूडल स्टेज के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, वो आ गई आपकी कैपिटलिस्ट स्टेज। इसके बारे में तो सबको ही पता है, कैपिटलिस्ट स्टेज, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो है वो ऑनर है मींस ऑफ प्रोडक्शन के, और यूज कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए, वर्कर फ्री में काम कर रहे हैं, मतलब वर्कर जो है फ्री में तो क्या कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, और अपनी लेबर पावर को सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसा मार्क्स की थ्योरी ने कहा, और इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कैपिटलिस्ट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा काम करते भी हैं लेबर, उसके लिए इनको कोई भी एक्स्ट्रा वेजेस जो है वो नहीं दिए जा रहे, हालांकि ये लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, बट इनको जो सैलरी मिल रही है वो 6 घंटे के हिसाब से ही मिल रही है, पूरी तो मिल नहीं रही, और ये जो 4 घंटे इन्होंने काम किया है यही इनका क्या है, यही इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और यही जो है कैपिटलिस्ट का क्या है, यही चीज कैपिटलिस्ट की क्या है, कैपिटलिस्ट का क्या है, प्रॉफिट है,
ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज कैपिटलिस्ट जब खत्म होएगा तो क्या आएगा, इट विल ब्रिंग टू अ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेज। अब आ जाएगी आपकी सोशलिस्ट और या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट स्टेज। तो प्लीज इन स्टेजेस को ध्यान रखना, ये डायरेक्टली मार्क्स की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ से क्वेश्चन आता है। ओके, प्रिमिटिव कम्युनल स्टेज, फिर स्लेव स्टेज, फिर फ्यूडल स्टेज, फिर कैपिटलिस्ट स्टेज और उसके बाद सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट स्टेज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं द मार्क्सियन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्क्सियन का क्या प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? एक सेकेंड, यस, हाँ, एक सेकेंड बस रुकना। एक क्लास जो है वो शेड्यूल कर रखी थी, मैं देख रही हूँ कि वो सही से चल रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं है उस चीज में। यस, द मार्क्सियन स्टेज ऑफ, सॉरी, द मार्क्सियन प्रोसेस ऑफ, मार्क्सियन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, अब हम देखेंगे मार्क्स का क्या प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द थ्योरी। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो हर एक सोसाइटी है उसका क्लास स्ट्रक्चर कंसिस्ट होता है एक प्रोप्राइटर और एक नॉन प्रोप्राइटर, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला ना, एक तो आपके कैपिटलिस्ट होंगे और एक आपकी क्या होगी, एक आपकी होगी लेबर क्लास, बुर्जोइस और प्रोलिटेरिएट। ठीक है, दो तरीके से होगा। सिंस मोड ऑफ प्रोडक्शन हमारा चेंज हो सकता है, तो एक स्टेज आती है जब सोसाइटी का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। जो हमने बोला कि कैपिटलिस्ट से सोसाइटी किस में जाएगी, कैपिटलिस्ट से सोसाइटी सोशलिस्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, देखो जब सोसाइटी के बीच में क्लैश होता है ना, तो चेंजेस आते हैं। जैसे क्लैश हुआ, यहाँ पे हर हर स्टेज में क्लैश हुआ, तभी तो एक नई सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ। जब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता तो ये सोसाइटी क्यों आती, ये चीजें क्यों जनरेट होती, ये स्टेज पे हम क्यों आते। जब क्लैश होता है सोसाइटी क्लास स्ट्रक्चर में, तभी एक नया इवोल्यूशन होता है किसी भी सोसाइटी का। तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी रिलेशन है वो चेंज हो जाते हैं, वो एक हिंड्रेंस बन जाते हैं। जो अब मान लो कि हम कैपिटलिस्ट में है, तो कैपिटलिस्ट में जो जो चीजें हैं वो एक हिंड्रेंस बन जाएगी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए। और यही चीज है जो क्या लेके आएगा, फिर एक पीरियड आएगा किसका, सोशल रिवोल्यूशन का। और दिस लीड्स टू क्लास स्ट्रगल, क्योंकि क्लास स्ट्रगल है हैव्स में और हैव नोट्स में, मतलब कैपिटलिस्ट में और लेबर्स में लड़ाई है इसी चीज की, क्या कि कैपिटलिस्ट के पास ज्यादा है और लेबर्स के पास कम है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो अल्टीमेटली क्या करता है, इट विल अल्टीमेटली ओवरथ्रो द पोजीशन ऑफ दीज कैपिटलिस्ट। ठीक है, एंड विल लीड टू अ सोसाइटल चेंज इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में एक कंप्लीट चेंज जो है वो आ जाता है। नाउ मार्क्स ने जो बात करी है वो किस चीज की बात की है, वो सरप्लस वैल्यू की बात की है। ठीक है, सरप्लस वैल्यू की बात की है कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बात की सरप्लस वैल्यू की, हमारी इकोनॉमी में जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है लेबर की वजह से जनरेट। यस, वो हो रही है किसकी वजह से जी, लेबर की वजह से। तो मार्क्स ने अपनी जो थ्योरी में यूज किया है वो यूज किया है सरप्लस वैल्यू को, और यही बेस है किस चीज का, क्लास स्ट्रगल का। क्योंकि सरप्लस वैल्यू जो है जनरेट हो रही है, अभी मैंने आपको बताया कि जो 4 घंटे हैं वो ही एक्सप्लॉइटेशन है और उसी का ही पैसा प्रॉफिट जो है वो कमा रहा है, जबकि एक लेबर 10 घंटे काम कर रहा है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो 6 घंटे के हिसाब से मिल रही है। तो क्लास स्ट्रगल होता है कैपिटलिस्ट में, और यही बेस बनता है किस थ्योरी का, सरप्लस वैल्यू का। तो आपसे पूछा जाए कि सरप्लस वैल्यू थ्योरी किसकी है, वो मार्क्स की थ्योरी है, और इसी पे इन्होंने बिल्ड किया है अपना एक स्ट्रक्चर, किस चीज का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट होगी। क्लास स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली आउटकम है किस चीज का, आउटकम है कि आपने जो है क्लास स्ट्रक्चर या फिर हम कहें कि क्लास स्ट्रगल जो है, जो क्लास स्ट्रगल है सोसाइटी में, जो स्ट्रगल हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन है सरप्लस का, जो सरप्लस है सिर्फ कुछ हाथों में है, कुछ ही लोगों के पास है, कुछ ही कैपिटलिस्ट है उनके पास जो है वो सरप्लस है। इट इज इन द हैंड ऑफ ओनली फ्यू कैपिटलिस्ट। That's why there is a class struggle. That's why there is a emergence of a new society in the economy. तो कैपिटलिज्म मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड है दो चीजों में, दो ग्रेट पावर है, एक वर्कर
जो अपनी लेबर पावर को क्या कर रहा है, लेबर पावर को सेल कर रहा है। और एक वर्कर अपनी लेबर पावर को सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है नहीं, उसको किसके पास जाना है, उसको कैपिटलिस्ट के पास जाना है। और कैपिटलिस्ट के पास ही क्योंकि क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मशीन है, लैंड है। अगर एक लेबर के पास ही होती तो वो लेबर अपनी पावर को क्यों सेल करता कैपिटलिस्ट को, कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि कैपिटलिस्ट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। और लेबर जो है वो एक तरीके से, लेबर पावर जो है एक तरीके से कॉमोडिटी की तरह यूज हो रहा है ना। इनके पास लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर खुद है, और एक और चीज इनको बस क्या चाहिए, इनको लेबर पावर चाहिए। तो ये एक तरीके से कॉमोडिटी की तरह यूज हो रहा है कैपिटलिस्ट के लिए। सो कैपिटलिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट जो है वो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो मशीन दे रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, मशीन दे रहे हैं, किसको, लेबरर्स को। और मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो सोल्ड हो रहा है, और कैपिटलिस्ट जो है उनको उसके बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और इनको इसके बदले में पैसा मिलेगा। और जितना इन्होंने स्पेंड किया है इन सब चीजों पे, उससे ज्यादा इनको पैसा मिलेगा, इसलिए ही तो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यहाँ से एक स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आया था, शायद 2-3 साल पहले की बात है, कि आपका एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आया था इस थ्योरी से क्वेश्चन, मतलब इसी पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आया था। कि देखो, जैसे कैपिटलिस्ट गया मार्केट में अपना कुछ पैसा लेके, मार्केट में गया, उससे उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो परचेज कर लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या कर लिए, परचेज कर लिए, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह उसने परचेज कर लिया, ठीक है, लेबर पावर सब परचेज कर ली। अब इस पैसे के साथ उसने क्या किया, एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस किया, एक कॉमोडिटी जो है वो क्या की, प्रोड्यूस की, और इसको फिर और ज्यादा मनी में जाके क्या कर दिया, सेल कर दिया, और ज्यादा पैसे में जाके सेल कर दिया। ही सेल इट एट मोर, ही सेल इट एट मोर मनी। इस इक्वेशन से आपको पता होगा कि क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इक्वेशन क्या बन गई, मनी, कॉमोडिटी एंड मोर मनी। ओके, ये फेमस किसकी है, मार्क्स की थ्योरी से ही ये चीज जो है वो ली गई है। तो हम कह सकते हैं कि सरप्लस जो है, ये जो सरप्लस इसने पैसा कमाया सिर्फ किसकी वजह से कमाया, क्योंकि लेबर पावर है, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो उन्हें हर जगह यूज करने पड़ेंगे। तो मेन जो रिजल्ट आया सरप्लस का वो किसकी वजह से आया, लेबर पावर की वजह से। लेबरर ने अपनी लेबर को सेल किया और वर्थ इट किया कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, और उसी वैल्यू को जो है यूज किया किसने, इसी वैल्यू को एक कमोडिटी की तरह ही यूज किया किसने, कैपिटलिस्ट ने। और इस लेबर पावर को यूज किया और इनको बदले में क्या दिया, सब्सिस्टेंस नेसेसरी, जितना जरूरी है कि इनकी मेंटेनेंस के लिए जितने पैसे जरूरी है सिर्फ इनको उतना ही दिया। ओके, जिसको हमने क्या बोला कि इनको सिर्फ कितना दिया, जितना नंबर ऑफ आर नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नंबर ऑफ आर जो आपके नेसेसरी हैं प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ उसी हिसाब से इनकी क्या डिसाइड हुई है, इनकी सब्सिस्टेंस वेज जो है वो डिसाइड होगी। ओके, इसको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि मार्क्स के अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू की जो कमोडिटी है उसको सिर्फ उसकी वजह से, सिर्फ लेबर की वजह से वो वैल्यू जो है वो बन रही है। और लेबर अपना जितना जितना जरूरी टाइम है किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जितना वो टाइम दे रहा है उसी के हिसाब से उन्हें क्या देना चाहिए, उनकी उसी के हिसाब से वैल्यू डिफाइन, इन्होंने नहीं कहा, मतलब ये बोला गया कि इनको इसी हिसाब से क्या दी जा रही है, इनकी वैल्यू जो है वो दी जा रही है। मान के चलो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी है कि एक लेबर जो है वो 10 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है, बट उसको सिर्फ 6 घंटे ही लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसको एक्चुअल में जो लग रहे हैं वो 6 घंटे ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस सब्सिस्टेंस, अगर हमें सब्सिस्टेंस वेजेस देने हैं, अगर आप कैपिटलिस्ट हो और आपको वेजेस देने पड़े तो आप किसके हिसाब से दोगे, इन 6 घंटों के हिसाब से देंगे, इन्हीं 6 घंटों के हिसाब से इनको पे किया जा रहा है। लेकिन ये जो डिफरेंस आया 4 आवर का, ये जो डिफरेंस आया वो किसकी जेब में गया, ये गया कैपिटलिस्ट की पॉकेट में, है ना। ये किसकी जेब में गई, कैपिटलिस्ट की पॉकेट में गए, इन फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट, रेंट ले लो, इंटरेस्ट ले लो, ये सब कुछ कैपिटलिस्ट को ही देना है। तो कैपिटलिस्ट ने इसमें अपना प्रॉफिट भी कवर किया, कैपिटलिस्ट में इसमें रेंट भी कवर कर लिया, और अपना इंटरेस्ट भी जो है वो कवर कर लिया, और सब्सिस्टेंस किसको दे दिया, लेबरर को दे दिया। तो मार्क्स क्या कहते हैं इसे, अनपेड वर्क। ये जो सरप्लस वैल्यू, ये अनपेड वर्क ही तो है, ये 4 घंटे का जो काम इन्होंने करके दिया है,
ये 4 घंटे का काम जो इन्होंने करके दिया है, ये क्या है? ये अनपेड वर्क है। ये क्या है? ये सरप्लस वैल्यू है जो एक लेबर ने जो है वो जनरेट करके दी है। किसके लिए? कैपिटलिस्ट के लिए। ये जो एक्स्ट्रा लेबर लेबर ने अपना जो पुट किया है, जिसके लिए उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, 4 घंटे के लिए उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, वही क्या है? आपकी सरप्लस वैल्यू जो है वो है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स ने कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में क्या कहा है कि कैपिटल कैसे एक्यूमुलेट जो है वो की जाएगी। कैपिटल एक्यूमुलेशन, यस। सो मार्क्स के अकॉर्डिंग सरप्लस लेबर ही है जो किसकी तरफ लेके जा रहा है? सरप्लस लेबर ही है जो किसकी तरफ लेके जा रहा है आपको? कैपिटल एक्यूमुलेशन की तरफ। अब आपको क्लासिकल्स में और इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सरप्लस लेबर ही सरप्लस लेबर लीड्स टू कैपिटल एक्यूमुलेशन। और ये जो लेबर है वो सिंपली क्या कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट को एक तरीके से प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव ही क्या है? पूरी प्रोडक्शन में उनका मेन मोटिव क्या रहेगा कि उनको सरप्लस लेबर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। और एज मच प्रॉफिट दे कैन स्वेल फ्रॉम लेबर दे कैन गेट। ठीक है, उनका मैक्सिमाइज मोटिव रहेगा कि अपने प्रॉफिट को वो इंक्रीज करते रहें। और 3 तरीके से वो अपने प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। पहला वो कर सकते हैं कि वो वर्किंग जो आवर है सरप्लस लेबर के, वर्किंग जो आवर हैं आपके सरप्लस लेबर के, वो इंक्रीज कर दें, ज्यादा ज्यादा घंटे काम करवाओ। ठीक है, अगर वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो गए, मान लो 10 से 12 घंटे हो गए, तो अब इनको सिर्फ कितने देने हैं? इनको तो 6 घंटे के हिसाब से ही देना, तो 6 घंटे का तो ये प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। सरप्लस ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा? 4 से 6 घंटे का हो जाएगा सरप्लस। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि इनको सब्सिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कि हमने अभी क्या देखा कि एक लेबर 6 घंटे सॉरी हाँ 6 घंटे में बना सकता है एक प्रोडक्ट को। हम ये कोशिश करें कि अगर ये 6 घंटे में एक प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब हमें इतना ही सब्सिस्टेंस उसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को कम कर दे तो, अगर हम ये जो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है सब्सिस्टेंस के, अगर हम उसी चीज को कम कर दें, हम कह दें कि भाई 4 घंटे में बना के दो तुम एक प्रोडक्ट, तो हमें वेजेस भी किसके हिसाब से देने पड़ेंगे? 4 घंटे के हिसाब से। तो या तो हम सब्सिस्टेंस को कम कर दें, या फिर क्या हो सकता है, हम जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें। हम ये कोशिश करें कि लेबर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लाने पड़ेंगे बस हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अच्छी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम लेके आएंगे अपनी इकोनॉमी में, अपनी फर्म में टेक्निक अच्छी लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली ये लेबर की प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, टोटल आउटपुट को बढ़ाएगा, और इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वुमेन्स और चिल्ड्रन ये भी एम्प्लॉय किए जा सकते हैं मशीन्स पे ही, इनसे भी काम करवाया जा सकता है अगर सरप्लस वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है। मतलब सरप्लस वैल्यू जो है वो इससे इंक्रीज हो सकती है अगर वुमेन्स और चिल्ड्रन भी आगे जो है वो काम करने लग जाए। अब इन 3 मेथड में मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लाइकली चॉइस कैपिटलिस्ट की क्या होगी? कैपिटलिस्ट क्या सोचेगा? इन तीनों में से वो क्या चाहेगा? देखो, अगर हम ऊपर के 2 मेथड देखें, फर्स्ट और सेकंड मेथड देखें कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दो या फिर आप वेजेस को सब्सिस्टेंस तक ले आओ, तो इससे क्या होगा? या तो आप क्या करोगे, या तो आप वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर दो, 10 से 12 घंटे काम कराने लग जाओ, या फिर आपकी जो लिमिटेशन है वेजेस की उसको कम कर दो, वेजेस कम कर दो, सब्सिस्टेंस पे ले आओ, सब्सिस्टेंस से भी कम ले आओ। तो अगर इनको इंप्रूवमेंट करनी है लेबर की प्रोडक्टिविटी में, तो कैपिटलिस्ट को क्या करना पड़ेगा? सरप्लस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा सेव करना पड़ेगा। सरप्लस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? उसकी सेविंग करनी पड़ेगी और इसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू एक्यूमुलेट द मोर कैपिटल। ठीक है, एक्वायरिंग द लार्जर स्टॉक्स ऑफ कैपिटल। और इसी को ही बोला एक्यूमुलेशन, मतलब कि आप जो है जितना ज्यादा सेव कर पाओगे, जितना ज्यादा आपके पास सरप्लस का वैल्यू रहेगी, उतनी ही ज्यादा आप जो है कैपिटलिस्ट जो है उतने ही ज्यादा जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो कर पाएंगे। तो मेन मोटिव क्या रहेगा कैपिटलिस्ट का कि सरप्लस वैल्यू को उन्हें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। प्रॉफिट्स कैसे डिटरमाइन होते हैं? प्रॉफिट्स डिटरमाइन होते हैं बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि आप कितनी कैपिटल लगा रहे हो। आप जितनी अच्छे से कैपिटल लगाओगे उतने ही ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? प्रॉफिट मिलेंगे। और मार्क्स ने क्या कहा? कैपिटल एक तरीके से डेड लेबर है।
जो कैपिटल एक तरीके से डेड लेबर है, जो सिर्फ जो आपके लेबर है उसका खून चूसने का काम कर रही है, क्योंकि लेबर से ही आप सोचोगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हम इन्हें सब कर सकते हैं, जितना ज्यादा इनसे काम करवा सकते हैं, उतना ही जो है वो बेटर होगा, उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए वेजेस और प्रॉफिट के रिलेशन को, वेजेस और प्रॉफिट के रिलेशन को मार्क्स ने जो है कैपिटल को सेपरेट किया, किस चीज में, कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। हमने स्टार्टिंग में माना था ना, एज्यूम किया था कि इन्होंने दो कैपिटल मानी है, तो यही चीज जो है रिलेशन देखना है कि वेजेस और प्रॉफिट में कैसा रिलेशन रहेगा। इसी रिलेशन को देखने के लिए मार्क्स ने सेपरेट किया कैपिटल को दो पार्ट में, एक आपकी मानी कांस्टेंट कैपिटल और एक आपकी मानी क्या, वेरिएबल कैपिटल। और कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी किसमें, स्टॉक में, रॉ मटेरियल में या इक्विपमेंट में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये तो हो गई आपकी कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है। और जो कैपिटल लेबर के लिए, लेबर को खरीदने के लिए ली जाएगी, वो क्या होगी आपकी, मतलब वेजेस जो दिए जाएंगे वो क्या हो गई आपकी, वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। दो तरीके की कैपिटल जो है वो डिफाइन की, और वो हम समझ सकते हैं कि इसको जो है क्या क्या माना गया, कि एक तो आपकी वाई आपकी क्या होगी, वाई आपकी है टोटल इनकम, और वेजेस और प्रॉफिट में वो डिवाइड होगी, हमने स्टार्टिंग में देखा था। कैपिटल सी से हम क्या मानेंगे, ये है आपकी कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है। वी क्या हो गई आपकी, वी हो गई आपकी वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। एस क्या हो गई आपकी सरप्लस वैल्यू, जो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो करना चाहते हैं। स्मॉल एस क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, कि कितने रेट से आपकी सरप्लस वैल्यू जो है उसका क्या रेट रहेगा। और स्मॉल के से हम कह सकते हैं, ये क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन जो है वो आता है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को डिफाइन करेगा, ठीक है। और एन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका रेट ऑफ प्रॉफिट, कि आपका रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या होगा। तो आपकी जो टोटल इनकम है, जो आपकी टोटल इनकम है वो किसकी वजह से है, वो आपकी कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और आपकी सरप्लस वैल्यू जो है वो उसकी वजह से है, ठीक है। जो आपकी रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है वो कैसे डिफाइन होगा, आपकी सरप्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय आपकी वेरिएबल कैपिटल, कि आपने वेरिएबल कैपिटल कितनी लगाई है, ओके। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल होगा कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट आपका क्या होगा, सरप्लस अपॉन कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू 1 माइनस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, 1 माइनस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये भी हम कह सकते हैं। मतलब कि आपका जितना ज्यादा सरप्लस वैल्यू उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल उतना कम प्रॉफिट, उतना आप कैपिटल लगा रहे हो प्रॉफिट आपका उतना ही कम जो है वो होगा। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि क्या नेचर होगा कैपिटल एक्यूमुलेशन का, मार्क्स ने एस्टेब्लिश किए कुछ सर्टेन रिलेशंस, ठीक है। किसके बीच में, कांस्टेंट के बीच में, वेरिएबल के बीच में और सरप्लस के बीच में। तो हमने ये देखा कि रेशियो ऑफ कांस्टेंट टू वेरिएबल, कांस्टेंट टू वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। और रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, सरप्लस अपॉन वेरिएबल, रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल कैपिटल। या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट टू वेजेस, इन्हें ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट टू वेजेस भी हम इसे कह सकते हैं। सरप्लस मतलब हमारा प्रॉफिट, वेरिएबल मतलब हमारे जो वेजेस है, ठीक है। और इस चीज को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कितना एक्सप्लॉइट जो है एक कैपिटलिस्ट कर रहा है अपने लेबर को, है ना। और ये लीड करता है, मार्क्स को ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ सरप्लस वैल्यू पे नहीं करता, रेट ऑफ प्रॉफिट चेंज हो सकता है, इवन आपकी सरप्लस वैल्यू चाहे कांस्टेंट भी रहे तब भी आपका रेट ऑफ प्रॉफिट चेंज हो सकता है, अगर आपकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज हो जाए, तो आपका रेट जो है सरप्लस वैल्यू का वो क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। चाहे आपकी ये चीज जो है हम ये कह दें कि हमारी जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है वो कांस्टेंट है,
ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज हो गई, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल ये चेंज हो गई, तो भी आपका जो है प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये किस लिए हम करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल हम चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस है किस चीज का, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का, कि हमें क्या लेके आना है, इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस लेके आना है। और अगर इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस लेके आना है तो हमें कांस्टेंट कैपिटल जो है, अपनी कैपिटल जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो जो इन्फ्लुएंस है टेक्निकल प्रोग्रेस का, यही जो है अल्टर करता है किसको, आपकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को यही चीज जो है वो चेंज करती है। ठीक है। जनरली अगर हम कहें, अगर हमें मतलब हमें कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल कैपिटल को इंक्रीज करना हो तो अगर हम कंक्लूजन करें इस चीज का, कि जो टेंडेंसी है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की, वो क्या कहती है कि जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होगा, जितना जितना ज्यादा आप अपने लेबर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, सरप्लस वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा सरप्लस वैल्यू, उतना ही ज्यादा जो है प्रॉफिट होगा। तो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस कैपिटल एक्युमुलेशन का क्या है, कि कैपिटल एक्युमुलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये कुछ ही बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के हाथ में है, यही लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। कंपटीशन होगा कैपिटलिस्ट के बीच में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। और ये कैसे हो सकता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर सेविंग मशीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करके, जो हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी को क्या कर दे, लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। और ये जो कैपिटलिस्ट हैं वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते लेबर को मशीन से, ठीक है। इसलिए ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ये कोशिश करें कि मशीन लेके भी आए तो हम जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कैपिटल एक्युमुलेशन और कंसंट्रेशन इन्वॉल्व करता है कि आपको अपनी कांस्टेंट कैपिटल जो है, मतलब जो आपकी मशीन है, आप उसे बढ़ाते जाओ। और वेरिएबल कैपिटल मतलब आप अपने लेबर को जो है, अगर वो कम करते रहोगे, लेबर को कम करते रहो और लिमिटेड लेबर से ही उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो और अपनी मशीन्स जो है वो बढ़ा लो। ये जो है मेन मोटिव जो है बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस का आजकल आजकल भी यही रहा है। तो जो रैपिड ग्रोथ है कांस्टेंट एज कंपेयर टू कैपिटल, सॉरी, जो रैपिड ग्रोथ है एज कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ कांस्टेंट कैपिटल, की कांस्टेंट कैपिटल बढ़ानी है एज कंपेयर टू किसके, वेरिएबल कैपिटल के, यही जो है लीड करता है कि एक रिलेटिव डिक्रीज होती है किस चीज की, डिमांड फॉर लेबर की। डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड क्यों कम हो रही है, क्योंकि मशीन्स चाहिए ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को। लेबर काम टाइम लगाएंगे किसी भी चीज को काम करने में, हम सोचेंगे कि हम टेक्निकल प्रोग्रेस करके अच्छी अच्छी मशीन लेके आए और किससे काम करवा लें, मशीनों से काम करवा लें। तो ये जो प्रोसेस है कि हम लेबर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेबर को हटा सकते हैं किसके रिप्लेस में, मशीन के रिप्लेस में, यही क्रिएट करता है इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर क्यों जनरेट होती है, और इसलिए मार्क्स की थ्योरी से आपने देखा होगा रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का नाम आता है, इसलिए कि लेबर जो है वो रिप्लेस हो रही है और मशीन्स उनकी जगह जो है वो आ रही है। और ये क्या क्रिएट कर रही है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जो इंक्रीज होगी एज कैपिटलिज्म डेवलप। जैसे जैसे किसी भी देश में कैपिटलिज्म आता जाएगा, और कैपिटलिज्म सिर्फ किसके बारे में सोचेगा, अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, और वो फिर क्या क्रिएट कर देगा, वो क्रिएट कर देगा एक देश के लिए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को क्रिएट कर देगा। जितने ज्यादा आपकी इंडस्ट्रियल आर्मी रहेगी उतनी ही वर्स कंडीशन होगी, सीधी सी बात है, जितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उतनी ही वर्स कंडीशन होगी किसी भी इकोनॉमी की, वर्कर्स की सिचुएशंस की। और कैपिटलिस्ट जो है वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कितनी भी होती है, हमें अपना प्रॉफिट क्या है वो इंक्रीज करना है। कैपिटलिस्ट जो है वेजेस भी कट कर देंगे, इतनी लेवल पे ले आएंगे कि इन्हें सिर्फ सब्सिस्टेंस जितना ही मिले, जितना जिंदा रहे बस उतना ही इन्हें दे, बाकी हम ऐसा करते हैं ना कि इस सरप्लस वैल्यू को बचा के हम मशीन खरीद लेते हैं, अच्छी मशीन खरीद लेते हैं, उनसे हम ज्यादा जल्दी काम करवा पाएंगे कंपैरिजन टू किसके, लेबर के। तो ये लो जो है इंक्रीजिंग मिजरी ऑफ द मासेज अंडर कैपिटलिज्म, ये एक लो जो है वो बताया इन्होंने, कि जो मिजरी है, जो दरिद्रता, जो गरीबी जो है आ गई है, वो किसकी वजह से आई है, वो अंडर कैपिटलिज्म में रहने की वजह से आई है। ठीक है। और इस चीज को एक डायग्राम से भी जो है वो डिफाइन किया गया है, कैसे कि जैसे मान लो इस एक्स एक्सिस पे ले लिया आपके लेबर, और वाई एक्सिस पे आपका ले लिया वेज रेट। ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया आपका, एक सेकेंड रुकना,
वाई एक्सिस पे क्या आ गए आपके वेज रेट आ गए। नाउ यस, लेबर फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया, वेज रेट हमने वर्टिकल एक्सिस पे ले लिए। डी जो है वो क्या शो करेगा, डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। और एस क्या शो करेगा, सप्लाई ऑफ लेबर। जितने ज्यादा वेज रेट उतनी ज्यादा सप्लाई, तो सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन और डिमांड के साथ कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। सो अगर हमारे वेज रेट डब्ल्यू है, अगर मान लो ये हमारे वेज रेट है, ये अगर ये डब्ल्यू हमारे वेज रेट है, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल आर्मी, रिजर्व आर्मी, है ना। और वो कितनी है, इतनी, मतलब एक्स्ट्रा, ये आपकी डिमांड है और ये क्या हो रही है, सप्लाई। तो ये आर से लेके ए तक, ये क्या है, ये आपकी रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है ना। इतनी एक्स्ट्रा है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा है कि वो लेबर को रख नहीं रहा, लेबर को नहीं रख रहा वो, है ना। सो ये हमारा क्या हो गया, यस, तो हमारे इतने लेबर से एल से लेके L1 तक क्या डिफाइन कर रहा है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को जो है वो डिफाइन कर रहा है। बिकॉज सप्लाई जो है लेबर की ज्यादा है और डिमांड जो है वो लेबर की कम है, इसलिए इंडस्ट्रियल आर्मी जो है वो एक्सपेंड हो रही है। अब कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे ये दिख रहा है कि जो कैपिटलिस्ट है वो अडॉप्ट क्या कर रहे हैं, लेबर सेविंग मशीन्स को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं वेज रेट को बिल्कुल मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे, कि हम सिर्फ इतना ही जो है वो वेज रेट दे सकते हैं, इतना ही जो है वो हम ओएम लेवल पे जो है वो अपना वेज रेट जो है दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सरप्लस चाहिए, दैट्स व्हाई वो इतना सब्सिस्टेंस दे रहे हैं जो है लेबर्स को। ओके, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये आर से लेके ए के बीच में क्या डिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, और ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा होगी लेबर की और डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब ये है ना कि मशीनों का ज्यादा यूज किया जा रहा है, लेबर सेविंग मशीन का जो है वो यूज किया जा रहा है। तो यही कंक्लूजन, यही चीज जो है वो लेके जाती है डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। इसी की वजह से जो है डाउनफॉल आता है कैपिटलिज्म का, और सोशलिज्म जो है वो क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, जिसको मार्क्स की बुक में दास कैपिटल ने क्या बोला गया है कि इट इज अ बाइबल ऑफ सोशलिज्म। इन्होंने पूरा रीजन बताया है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म का क्या है, डाउनफॉल है। देखो, जब कैपिटलिस्ट रिप्लेस करते हैं वर्कर्स को मशीन्स के साथ, कि इन्होंने वर्कर्स हटा के उसकी जगह क्या रख ली है, मशीनें जो है वो रख ली है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इनको अगर ये लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये अपनी सोने की मुर्गी जो होती है ना, जो मुर्गी सोने का अंडा देती है, उसको मारने का काम कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इसी रीजन की वजह से जो इनकी सरप्लस वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होगी, वो डिक्लाइन होगी। मार्क्स ये बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से क्या बढ़ेगा, आपकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल तो बढ़ेगी ना, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल आपकी कैपिटल बढ़ेगी। और अभी हमने देखा कि जो सरप्लस वैल्यू है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, चाहे आपकी सरप्लस वैल्यू कांस्टेंट रहे। अगर आपने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा, और यही रीजन है कि डाउनफॉल जाएगा कैपिटलिज्म का। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बिल्कुल बता दिया। अब मैं आपको मतलब डायग्राम से भी बता दूंगी कि किस तरीके से होगा। तो देखो, मार्क्स ये बिलीव करते हैं कि टेक्निकल जो आपकी प्रोग्रेस है उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है C/V, ये आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इनवर्सली रिलेट करता है किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के साथ, हमने अभी देखा है, ठीक है। जितना ज्यादा आप मान के चलो कि जितना ज्यादा आप कैपिटल लगाते जाओगे, मशीनें खरीदते जाओगे, आपका प्रॉफिट जो है, मतलब आपने जो सरप्लस कमाया, वो आपने सरप्लस कमा के मान लो 2000 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। ये 2000 करोड़ रुपए आपने और लेबर ना लगा के आपने सोचा कि मशीन खरीद लो, तो आपने अपनी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को बढ़ा दिया ना, ठीक है। और आपका इससे एक्यूमुलेशन जो है वो कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। आपको क्या लगता है कि इससे इकोनॉमी में, मतलब आपकी फर्म में प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा, नहीं। मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं इस टेंडेंसी को और ये दिखाते हुए कहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है
आपका जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा, वो फॉल करेगा। अब हमें ये पता है कि जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे, आपके ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से, और डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, आपकी सरप्लस वैल्यू से, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से। आप जितना ज्यादा एक लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इकोनॉमी को। ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है कि प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइन हो रही है लेबर की वजह से। ठीक है, सो रेट ऑफ प्रॉफिट राइज करेगा सिंपली अगर आपका रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है वो ज्यादा है और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो कम है। तो मार्क्स जो है बताते हैं द लॉ ऑफ फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, और इन्होंने इस चीज को क्या बताया, लॉ ऑफ फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, ये लॉ इन्होंने दिया। और इस चीज को किससे डिफाइन किया, एक डायग्राम से जो है वो डिफाइन किया, और ये डायग्राम हम समझते हैं कि क्या है इस डायग्राम में। ठीक है, मार्क्स सबसे पहले प्रिजम्पशन लेते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है वो ज्यादा मशीन का यूज कर रहे हैं, तभी तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डाउनफॉल होगा। मार्क्स ने ये अज्यूम किया कि कैपिटलिस्ट जो है वो ज्यादा मशीन का यूज कर रहे हैं, और इन्होंने जो लेबर की सप्लाई है उसको क्या कर दिया है, लेबर की सप्लाई को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और मशीन्स का क्या किया है, ज्यादा यूज किया है। अब हम डायग्राम से समझते हैं। एक सेकेंड, ये डायग्राम कंप्लीट जो है, एक सेकेंड, यस, नाउ अमाउंट ऑफ कैपिटल ले लेते हैं हम, अमाउंट ऑफ कैपिटल को ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, और हम टोटल आउटपुट ले लेते हैं अपना वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब टोटल आउटपुट कर्व बनाते हैं हम अपना, ये हमने बना लिया अपना टोटल आउटपुट कर्व। ठीक है, यहां तक इसका स्लोप जा रहा है और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अच्छा एक काम करूं, मैं इस चीज को अगर इरेज कर दूं तो आप समझ जाओगे ना कि हम लॉ ऑफ प्रॉफिट, फॉलिंग प्रॉफिट को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम मुझे आगे तक लेके जाना है। ठीक है, यहां तक इंक्रीज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये मान लेते हैं आपका T1 पॉइंट। ठीक है, ओपी दैट स्लोप्स अप टू पॉइंट ए, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ तक हमने टोटल प्रोडक्शन में भी देखा ना, एक पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, फिर आपका डिमिनिशिंग रेट से होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही बात है। ठीक है, तो ए पॉइंट तक हम ये देख सकते हैं टोटल आउटपुट इंक्रीज कर रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट से, और आफ्टर डिमिनिशिंग रेट पे चला गया। इट मींस अगर हम ज्यादा मशीन अब लगाएंगे भी, लेबर हमारा कांस्टेंट है, तो अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो ऑपरेट करने लग जाएगा, क्योंकि एक मशीन पे मशीन बढ़ाते जाओ लेबर को बढ़ाओ मत, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो हमें मिलेंगे। टोटल वेज हम मान लेते हैं वो आपके कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये आपके ओटी, क्योंकि आपका लेबर कांस्टेंट है तो आपके टोटल वेज बिल भी क्या हो गए, टोटल वेज बिल भी आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और एक कांस्टेंट सप्लाई जो है वो इस वेज बिल पे दे रही है, ये मान लेते हैं टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू क्या है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लेबर, इतनी जो है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लेबर की इतनी कांस्टेंट जो है वो सप्लाई हो रही है। ठीक है, सो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल मान लेते हैं K1 तक, ये अमाउंट हमारी अमाउंट ऑफ कैपिटल है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, लेबर सप्लाई आपकी कांस्टेंट है, तो जो आपका ये टेंजेंट है T से लेके T1 तक, ये टच कर रहा है टोटल आउटपुट कर्व को, किस पे, टोटल आउटपुट ओपी कर्व किस पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पे जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, और हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया क्या, AK1, जो ए को कट कर रहा है किस पे, ए जो है ये पूरा AK1 कट कर रहा है TW लाइन को किस पे, मान लेते हैं S1 एक कर्व, S1 एक पॉइंट है, इस पे जो है ये कट कर रहा है। सिमिलरली हम जो है अब इस चीज को इंक्रीज करते हैं और एक हम दोबारा एक लाइन बनाते हैं, किस चीज की, T2 की हमने एक लाइन बनाई, इंक्रीज किया, और अब ये जो फ्रॉम T है ये कट कर रहा है OP कर्व को किस पॉइंट पे, इसको ये माना था, इसको मान लेते हैं ये क्या है आपका B पॉइंट है।
और परपेंडिकुलरली ये कहाँ जा रहा है, ये इंक्रीज करी हमने कैपिटल इंक्रीज की, इसलिए हमने टी से T2 पे गए हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे हैं। हमारी कांस्टेंट जो है लेबर सप्लाई है और इतने ही हम वेजेस है, हमारी कांस्टेंट लेबर सप्लाई पे हम ओटी जो है वो टोटल वेज दे रहे हैं। और ये अब कट कर रहा है TW लाइन को, हमने इसको मान लिया S2 मान लिया, ठीक है। तो जब हमारी OK1 कैपिटल थी, यस, जब हमारी OK1 कैपिटल थी और मशीन, तो टोटल आउटपुट हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा था, पूरा AK1 इतना टोटल आउटपुट जो है प्रोड्यूस हो रहा था। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट कितना हो रहा था, कैपिटलिस्ट को A से लेके S1 तक तो प्रॉफिट होगा, इतना तो प्रॉफिट में जाएगा, है ना। और इतना किस में जाएगा, वेजेस में। S1 से लेके K तक किस में चला जाएगा, वेजेस में। तो रेट ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे देख लेंगे हम। रेट ऑफ प्रॉफिट जो है अल्फा मान लेते हैं हम, वो किसके बराबर हो गया हमारा, टोटल आपका ये जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय आपके जो टोटल आपके जो लेबर वेज बिल है उसके हिसाब से। अगर हमें इंक्रीज करना है अपना रेट ऑफ प्रॉफिट, हम चाह रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़े, तो कैपिटलिस्ट जो है वो और मशीन यूज कर रहा है, ठीक है, मोर देन OK1। अब उसने OK1 से लेके वो और मशीन यूज करने लग गया, और कितना करने लग गया, OK2 मशीन यूज करने लग गया। तो अब आप ये देखो कि जो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट है वो अब सिर्फ इतना बचा, पहले यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट था, लेकिन अब ये जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अल्फा 2 मान लेते हैं हम, रेट ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना बना, BS2 से लेके आपके जो है डिवाइडेड बाय कितना, TS2, इतना आपका क्या जा रहा है, वेज बिल जा रहा है ना। सो अगर आप कंपैरिजन करो इन दोनों में, तो आपका ये रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। तो जितनी आप मशीन कैपिटल मशीन लगाओगे, आपका रेट ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली क्या करेगा, एक्चुअली डिक्लाइन करेगा। हालांकि आपको लगेगा कि मैं ज्यादा मशीन लेके आ रहा हूँ तो मेरा तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, नहीं, ये आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो AS1 से कितना रह गया, BS1। आप ये गैप देख लो, ये गैप ही आपको डिफाइन करेगा कि प्रॉफिट का रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। और प्रॉफिट का रेट कम हो गया तो अब क्या होगा, अब कैपिटलिस्ट क्राइसिस आ जाएंगे, और कैपिटलिस्ट का क्या होगा, डाउनफॉल होगा। आई होप आपको ये डायग्राम जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो कैपिटलिस्ट जो है क्राइसिस अब जो है जनरेट हो जाएंगे, कैपिटलिस्ट क्राइसिस जो है वो जनरेट हो जाएंगे। अब इसको सही करने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए, जो डिक्लाइनिंग रेट ऑफ हमारा प्रॉफिट है, कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट अब डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाएंगे कि भाई हमें अब लेबर को जो है वो एक्सप्लॉइट करना, इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये कैसे, वेजेस को कम कर दो, काम ज्यादा करवाओ, वेजेस को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, इनका वर्किंग डे बढ़ा दो, 10 घंटे की जगह अब ये 12 घंटे काम करेंगे, ठीक है। और स्पीड अप कर दो भाई प्रोसेस, कि आज अगर ये डेली 10 प्रोडक्ट बना रहे थे तो अब ये डेली 20 प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और बट सिंस हर एक कैपिटलिस्ट एंगेज है कि वो नई से नई लेबर सेविंग मशीन जो है वो लेके आ रहा है और कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोच रहा है, बट जो रेशो ऑफ लेबर टू टोटल आउटपुट है ना वो फिर हमारा फॉल करेगा, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि मैं ना लेबर को कम करना शुरू करता हूँ और कैपिटल को बढ़ाना शुरू करता हूँ, यही हर कोई सोचेगा। लेकिन ये चीज किसको लेके जाएगी, टोटल आउटपुट को, रेशियो ऑफ लेबर टू टोटल आउटपुट है वो चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर ये चीजें बढ़ती रहेंगी तो आपका ओवरऑल जो टोटल प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होगा। प्रोडक्शन अब आपके लिए नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, अब प्रोडक्शन आपके लिए नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल हो जाएगी, अब ज्यादा उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली लेबर्स जो है सारे के सारे किसमें, सारे कैपिटलिस्ट किसमें लगे हुए हैं, लेबर सेविंग मशीन्स को लाने के लिए। तो कंजम्पशन जो है वो अब इंसान जो है वो कमाएगा तभी तो खर्च कर पाएगा। ये जो जितनी आप मशीनें ला रहे हो, उसे प्रोडक्शन कर रहे हो, अल्टीमेटली एक लेबर ही तो है वो खरीदेगा आपके सामान को, कंजम्पशन भी क्या हो जाएंगी, वो आपकी कम हो जाएगी। और आपकी जो इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बैंक ट्रप्सी आ जाएगी कैपिटलिस्ट में, कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे, क्योंकि बेनिफिट तो हो नहीं रहा कुछ। तो हर एक कैपिटलिस्ट ये ट्राई करेगा कि भाई वो अपने गुड्स को डंप करना स्टार्ट कर दे, अपने गुड्स की डंपिंग करना स्टार्ट कर दे, मतलब कम रेट पे जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दे मार्केट में।
अब बड़ी बड़ी फर्म्स जब ये करेंगी तो जो छोटी मोटी फर्म्स होंगी वो तो अगर डंप कर रहे हैं तो मतलब ये सस्ते में बेचना शुरू करेंगे, तो जो जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो तो खत्म हो जाएंगी, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगी इतने कम रेट पे। तो स्मॉल फर्म्स तो आपकी हो जाएंगी डिसअपियर, और कैपिटलिस्ट क्राइसिस जो है वो शुरू हो जाएगी, कैपिटलिस्ट क्राइसिस आ जाएगा पूरी मार्केट में। और अल्टीमेट कोर्स क्या होगा, अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही क्राइसिस में आ गई तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आ जाएंगे इकोनॉमी में, है ना। और मार्क्स ये पॉइंट आउट करता है दैट इट इज द पॉवर्टी and the limited purchasing power of the people. It is due to poverty and the limited purchasing power of the masses, economic crisis। और हमारे सामने प्रॉब्लम होगी कि ओवर प्रोडक्शन तो हो गई, सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस सप्लाई को ओवरकम करने के लिए डिफिकल्ट है, एक मार्केट मिलना, एक डिमांड मिलना वो बहुत कम है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई होने के कारण डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस क्या करेंगे, एकदम से बहुत तेजी से जो है वो फॉल करेंगे। और क्राइसिस के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वेजेस भी क्या हो जाएंगे, ये लोग वेजेस को और कम करना शुरू करेंगे, ये सोच के कि हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बट ये जो वेजेस को कम कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन करने के चक्कर में, इनके गुड्स का डिमांड कौन करेगा, जब ये वेजेस ही नहीं देंगे, पैसा ही नहीं देंगे लेबर को, तो डिमांड कौन करेगा इनके गुड्स की। क्रेडिट फैसिलिटीज भी खत्म हो जाएंगी, बैंक भी कहाँ तक लोन देगा, स्मॉल जो आपकी एंटरप्राइजेस है वो तो बिल्कुल ही खत्म, स्मॉल एम्प्लॉयर्स हैं वो भी बिल्कुल खत्म, निकालना शुरू। तो ये कंटिन्यू फॉर एवर नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है कि सदाबहार यही चीजें जो है वो चलती रहेंगी, धीरे धीरे इकोनॉमी में फिर रिवाइवल भी जो है वो आएगा। जो लो लेवल ऑफ प्राइसेस हैं, प्राइसेस आपके कम हुए, वेजेस आपके कम हुए, इसने जो है जो स्पेकुलेटिव वेंचर्स हैं या जो हमारे डिस्ट्रक्शन हो रहा है कैपिटल का, ये धीरे धीरे कुछ फर्म्स जो है वो बच जाएंगी, बड़ी छोटी मोटी फर्म्स तो सारी की सारी मार्केट से खत्म हो जाएंगी, अब फर्म्स बचेंगी लिमिटेड, और यही लिमिटेड फर्म्स जो है फिर इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ना जो है धीरे धीरे वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। इवेंचुअली नई इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आएंगी और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। और मार्क्स क्या कहते हैं कि क्राइसिस हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मतलब आप अगर मान के चलो, सिंपल सी बात है, अगर किसी का डाउनफॉल आ रहा है तो वो डाउनफॉल मतलब इससे नीचे क्या ही जाओगे, अब इससे आगे ही बढ़ने के दिन आ गए हैं, ये समझ के चलना चाहिए हमें कि क्राइसिस जो है मार्क्स की स्टेटमेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि अ क्राइसिस ऑलवेज फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लार्ज न्यू इन्वेस्टमेंट्स, लार्ज न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो एक नई शुरुआत करने के लिए अगर आपको एक बार गिरना भी पड़े तो कोई बात नहीं। देयरफॉर हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी एज अ होल क्राइसिस ज्यादा होंगे, मोर और लेस एक नया मटेरियल बेस आएगा, एक नेक्स्ट टर्नओवर आएगा। जैसे हमने अपनी इकोनॉमी में नहीं देखा कि हमारी इकोनॉमी कैसी वी शेप बनी, कि कोविड से हम एकदम से नेगेटिव में आ गए और फिर एकदम से बूस्ट हुआ, एकदम से बूस्ट होता है ना। वही चीज है कि किसी चीज का डाउनफॉल होना, हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी कंट्री से डायरेक्टली, किसी चीज का डाउनफॉल होना एक नई लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब कुछ कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कि कंपटीशन जो है वो लेबर में बढ़ेगा, जितनी ज्यादा लेबर सेविंग मशीन्स आएंगी सरप्लस वैल्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, ग्रेटर कंपटीशन होगा और कोलैप्स कर जाएंगे, वही बात है जो अब तक मैंने बताई है, उसको कंक्लूजन में बता दिया। तो ये जो सक्सेशन है क्राइसिस से डिप्रेशन, क्राइसिस से डिप्रेशन में गए और फिर जो है इकोनॉमी रिकवरी पे आई, फिर इकोनॉमी रिकवरी में आएगी, फिर इकोनॉमी में एक बूम स्टेज आएगी और देन अगेन क्राइसिस, और यही सारी ये जो बिजनेस साइकिल हम पढ़ते हैं, ये बिजनेस साइकिल इसी तरीके से जो है वो चलती रहेगी। और डेवलपमेंट जो है कैपिटलिस्ट का बंद होगा तो सोशलिज्म का आ जाएगा, ऐसे ही इकोनॉमी जो है वो आगे कंटिन्यूस जो है वो सरवाइव करती रहेगी, बढ़ती रहेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा, ठीक है। नाउ क्रिटिकल अप्रेजल, अब हम करते हैं क्रिटिसाइज अपनी मार्क्स की थ्योरी का। क्रिटिसाइज किस तरीके से कर सकते हैं, जो मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू ली वो काफी अनरियलिस्टिक थी। अनरियलिस्टिक क्यों माना गया कि जो पूरी मार्क्स की थ्योरी है वो एनालाइज होती है इस बिल्ड पे, पूरी मार्क्स की थ्योरी किस चीज पे है, सरप्लस वैल्यू पे है। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हम कंसर्न ना हो वैल्यू से, हम रियल में जो कंसर्न होते हैं, रियल टेंजिबल जो हमें प्राइसेस दिख रहे हैं उससे, रियल से
सो मार्क्स जो है उन्होंने क्रिएट किया एक बहुत ही अनरियल वैल्यू कि भाई 10 घंटे का वो टोटल काम करा रहे हैं, इनको 6 घंटे के हिसाब से ही जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है एक रियल लाइफ में मेंटेन कर मतलब अंडरस्टैंड कर पाना कि किसके हिसाब से कितने घंटे के हिसाब से पैसा देना चाहिए, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इस चीज पे क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, मार्क्स को एक तरीके से, मार्क्स की बुक को क्या माना गया, एक बाइबल माना गया, इसको एक प्रॉफिट माना गया कि भाई जैसे प्रॉफिट मोहम्मद है, मतलब कि भगवान की तरह इनको पूजा गया, ये कह सकती हूँ मैं। इनको एक तरीके से क्राइस्ट, मोहम्मद, पता नहीं क्या क्या उपाधि दे दी, बट ये गलत बोला गया कि नो डाउट सोशलिस्ट सोसाइटी बहुत जरूरी है, एग्जिस्टेंस में आएंगी, इवोल्यूशन होगा तो कैपिटलिस्ट खत्म होंगी, तो नो डाउट की सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आएगी, बट कंट्रीज जो हैं वो इसी थिंकिंग पे नहीं चल सकती। कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी देश में। कम्युनिस्ट जो है वो पुअर है, इवन नाउ अगर आज भी इन्होंने बोला कि कम्युनिस्ट जो है वो पुअर ही रह जाएंगे। सिर्फ सोसाइटी का वेलफेयर करने से देश नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट फॉर्म मार्केट भी लेके आनी पड़ेगी। तभी तो इंडिया में मिक्स्ड फॉर्म है कि जहां जरूरत है वहां प्रॉफिट कमाने की भी जरूरत है, तभी देश आगे बढ़ेगा, और जहां सोशल वेलफेयर की जरूरत है वो सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। ओके, इस चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया गया कि इनको गलत जो है वो प्रॉफिट की उपाधि, मोहम्मद प्रॉफिट की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्पफुल होता है। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ रहा है इकोनॉमी में तो ये हेल्पफुल है किस चीज में, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में। मार्क्स पॉइंटेड आउट करते हैं कि जितना जितना आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंक्रीज होगा उतनी ही आपकी रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज होगी। बट ये एक बहुत ही एग्जैगरेटेड व्यू है, बहुत बड़ा व्यू है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर हम कहें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक नई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, नई तरीके की मशीन आएंगी, नई स्किल्स इकोनॉमी में डेवलप होंगी, नए लोगों को काम मिलेगा, तो इस चीज पे भी एग्रीगेट डिमांड भी ओवरऑल बढ़ेगी। तो इस चीज पे भी इस चीज को इन्हें क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, दूसरा, मार्क्स कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसको अच्छे से समझा नहीं पाए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, कैपिटलिज्म का अपनी जगह एक रोल है, डेमोक्रेसी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाए। एक साइक्लिकल जो थ्योरी दी इन्होंने लास्ट में, साइक्लिकल थ्योरी दी, उसको भी रॉन्ग माना गया। मार्क्स ये एम्फसाइज करते हैं कि कैपिटल एक्युमुलेशन की वजह से जो डिमांड है कंजम्पशन गुड्स की वो आपकी कम हो जाएगी, प्रॉफिट आपका फिर जो है वो कम हो जाएगा। बट इन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंट बढ़ेगा तो वेजेस का जो शेयर है वो भी तो इंक्रीज होगा एग्रीगेट इनकम में। जो हमने बोला कि इनकम जो है वेजेस और प्रॉफिट में डिवाइड होगी, तो जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी वैसे वेजेस का शेयर भी तो आगे और बढ़ना चाहिए ना, डाउनफॉल कैसे होगा, कंजम्पशन तो फिर बढ़नी चाहिए। इस चीज पे भी इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। अब हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, डिस्पाइट बहुत सारी वीकनेसेस थी मार्क्स की थ्योरी में भी, बहुत सारी वीकनेस है मार्क्स, लेकिन एक टूल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और ये एक पार्ट एंड पार्सल थ्योरी है किस चीज की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। मतलब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्क्स की थ्योरी ना पढ़ी जाए। मार्क्स एक ऐसा मेन रोल जो है वो दे गए कि वेजेस का, और ये कहीं ना कहीं सच भी हो जाता है कि एक पॉइंट पे आके एक लेबर की वजह से ही जो है सरप्लस वैल्यू जो है इकोनॉमी में जनरेट होती है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है जिससे हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशंस, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। सिमिलरली कैपिटल एक्युमुलेशन बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी में अगर ग्रोथ करनी है, तो मेन आइडिया जो होना चाहिए वो कैपिटल एक्युमुलेशन का जो है वो होना चाहिए। प्रॉफिट जो है बहुत जरूरी है कैपिटलिस्ट के डेवलपमेंट के लिए। और मार्क्स ये शो करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक स्मूथ कोर्स नहीं कर रही, जैसा आपके इन्होंने कहा ना क्लासिकल्स ने कि एक स्मूथ में है, नहीं, इन्होंने ये चीज बोली कि फिट्स एंड स्टार्ट है। फिट्स एंड स्टार्ट आपको लगा ना, हमने बोला ये चीज कि इकोनॉमी रिसेशन में, डिप्रेशन में, बूम में ऐसे जाएगी, तो मतलब इन्होंने बात करी कि स्मूथ नहीं होगा कुछ भी, फिट्स एंड स्टार्ट जो है इकोनॉमी जो है वो फेस करेगी। बिजनेस साइकिल्स जो है वो इनएविटेबल है। अब बिजनेस साइकिल से कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश जो है वो बच ही नहीं सकता, हमेशा बूम पे, हमेशा प्रोस्पेरिटी पे नहीं रह सकते, इकोनॉमी का डाउनफॉल और आता ही आता है। और इन्होंने ये पॉइंट आउट किया जो स्टेट अगर अंडर कंजम्पशन है डिप्रेशन के कारण, लेकिन फिर भी एक जो फॉल आ रहा है वो एक नई लार्ज इन्वेस्टमेंट का जो है वो कारण है। तो मार्क्स जो है वो केन्स के ही आगे प्रिकर्सर है, उन्हीं के ही पॉइंट पे जो है वो ये चले हैं।
सो ये कंप्लीट आपकी मार्क्स की थ्योरी थी, कैसी लगी बताना। डायग्राम आपको समझ में आया? काफी अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि किस तरीके से कैपिटल एक्यूमुलेशन के बढ़ने से OK1 अगर हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन है और फिर हम OK2 पे जाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये हमारे प्रॉफिट को जो है वो कम करेगा, क्योंकि हमने लेबर को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। ये आपके OT आपके सेम वेज बिल है, वही कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट सप्लाई पे है, और फिर हमें डिमिनिशिंग जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं, इस वजह से वेजेस जो है प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। क्लासेस रेगुलर रहें क्या रहें इसके बारे में आप बता देना। बहुत मेहनत करी बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल नहीं रहा है। सो देखते हैं, चलो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।